बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो यूनिक एंटी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 11 में हम बुक 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बुक 2 में हम पहले डेटाबेस पढ़ेंगे एंड देन फिर हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपकी बुक 2 जो है वो 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड है, डेटाबेस एंड प्रोग्रामिंग। तो मैंने कोशिश की है पहले डेटाबेस, क्योंकि प्रोग्रामिंग रिसेंटली मैंने संडे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, तो उसको रिकॉल करना है वो क्वाइटली इजी होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो थोड़े टफ़ टॉपिक्स हैं ये पहले डिस्कस कर लिए जाएँ, प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है जी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बुक 2 का, वो है जी बेसिक्स ऑफ डेटा बेस, या आप उसको डेटा बेसिक्स भी कह सकते हैं, द फंडामेंटल्स अबाउट डाटा एंड डेटाबेस, ओके। तो डेटा बेसिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स। सबसे पहले चैप्टर का नेम देख लीजिए, डेटा बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करने लगे हैं, द टर्म इज़ डेटा, ठीक है। आपने बहुत सुना जी डेटा के बारे में, क्या जी, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है जी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ओके। मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मुराद ऐसी वैल्यू जो हमारे पास कोई बल्क शेप में होती है, ह्यूज वॉल्यूम में होती है, उसको हम डेटा कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जनाब आप मुझे अपने सारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दें, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे लेट्स सपोज जी मेरे मैथ्स में नंबर हैं 67, मेरे कंप्यूटर के अंदर जो नंबर हैं वो 71 हैं, और मेरे जनाब फ़िज़िक्स के अंदर नंबर जो हैं वो लेट्स सपोज 97 कर लें, या कोई भी वैल्यू। अब हम इन वैल्यू को स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं कर सकते। हम इन वैल्यूज़ को दे के लेट्स सपोज हम कहते हैं जी आपके एफएससी के नंबर ये हैं, आपके एंट्री टेस्ट के नंबर जो हैं वो भी आप लोगों के पास आ गए, लेट्स सपोज 1025, उसके बाद आपके मैट्रिक के नंबर आ गए। तो क्या जस्ट इन नंबर्स को दे के हम आपको ये बता सकते हैं कि आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बेटा इस डेटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगाना है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से आएंगे, इनका करेंगे सम, उसके बाद इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे, इनका टोटल का सम हमारे पास आ गया। टोटल के सम के बाद हम इनकी निकालेंगे जनाब परसेंटेज, एंड लेट्स सपोज वो परसेंटेज आपकी आ जाती जी 79%, ठीक है। नाउ हम दो तरफ जाएंगे, ट्रू कंडीशन हम कहेंगे ओके जी एलिजिबल, या हम कहेंगे कि नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो दो बातें होंगी। जिस चीज़ पे हम डिसीजन ले सकते हैं वो ये है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो इतना सारा मटेरियल आपके सामने लिखा गया है ये बेटा जी डेटा है। उसके बाद मैंने ये जो फार्मूलाज लगाए इसके ऊपर सम का, सम के बाद मैंने उसके ऊपर को परसेंटेज का फार्मूला लगाया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम कहते हैं जनाब ये प्रोसेसिंग्स हैं। क्या है? प्रोसेसिंग्स हैं। और प्रोसेसिंग के बाद हम किधर चले गए? हम चले गए जनाब इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और डिसीजंस, एंट्री टेस्ट क्वेश्चन, डिसीजंस ऑलवेज कंडक्टेड, ठीक है। डिसीजन हमेशा कंडक्ट होते हैं किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन के ऊपर। डेटा जो होता है इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होता। प्रोसेसिंग्स आपको पता है कंप्यूटिंग को कहते हैं। अगर हम कंप्यूटिंग टर्म्स की बात करें, नहीं तो प्रोसेसिंग्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम हमारे डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं इन्फो के अंदर या इन्फॉर्मेशन के अंदर। जल्दी से इन सारी पॉइंट्स को नोट कीजिए, मैं फिर आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट कुछ और बातें भी लिखवाऊँ जो एंटी टेस्ट में आती हैं। ओके, जल्दी से ज़रा नोट कीजिए। क्लियर है जी स्टोरी? आगे चलते हैं, ठीक है। डेटा से रेलिवेंट्स कुछ और चीज़ें नोट बनाइए, नोट अबाउट डेटा। जल्दी से नोटबुक पे लिखिए नोट अबाउट डेटा। डेटा से रेलिवेंट नोट क्या क्या है जी, वो हमारा टॉपिक है। सबसे पहला रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ऑलरेडी मेंशन था। दूसरा डेटा इज नॉट यूजफुल। सबसे पहला आप लोगों के पास क्या है जी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। दूसरा डेटा जो है नॉट यूजफुल, ठीक है, यूजफुल इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेटा आया तो डिलीट ही कर दें कि ये यूजफुल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिसीजन इज नॉट यूजफुल, ओके। दूसरी बात, डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। वही बात मैंने आप लोगों को उसके अंदर लिख दी। यहाँ वो तीसरा पॉइंट मैंने बनाया था लेकिन आप लोगों को मैंने उसके साथ ही लिखवा दिया। स्टोरी क्लियर है, ओके। डेटा इज ऑलवेज इन ह्यूज वॉल्यूम्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये जनाब ह्यूज वॉल्यूम होगा डेटा। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं जल्दी क्योंकि
हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है आर के अंदर। अच्छा, डेटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ, जी फॉर्म ऑफ कौन कौन सा देखें ज़रा, फॉर्म ऑफ नंबर्स, जी करैक्टर्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, इमेज, दिस ऑल स्टफ इज़ कॉल्ड डेटा। ये सारी बातें डेटा के इन सारी चीज़ों में से किसी भी फॉर्म में आपका डेटा हो सकता है। ये तो होगी डेटा से रेलिवेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की। आपको पता है हम प्रोसेस डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशंस के रेलिवेंट कुछ टॉपिक्स हैं। एग्जांपल्स आप देख लें, 3 + 9 = बताइए 12। ठीक है, तो ये 3 और 9 जो है बच्चों, ये आप लोगों के पास आ गया डेटा। ये प्लस जो है इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, और ये जो 12 आपके पास आया ये आ गया इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ आपके की टर्म्स के लिए, पीछे मैंने आपको उसकी पूरी एग्जांपल करवा दी इसलिए इसको मज़ीद। तो अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जी। इंफॉर्मेशंस के की पॉइंट्स क्या होंगे, वो बिल्कुल इनके ऑल्टरनेट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम बुक से भी देखें तो ये क्या है जी, इंफॉर्मेशन ऑलवेज जो होती है वो यूज़फुल होती है। ठीक है, आप लोग पहला पॉइंट लिखें इसके ऊपर, द फर्स्ट पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज यूज़फुल। ठीक है, हमेशा किसी काम आती है, हम उस पर डिसीजन करते हैं। दूसरा क्या जी, ये डू नॉट यूज़फुल था, ये यूज़फुल। ह्यूज वॉल्यूम है तो इसका उलट होगा स्मॉल वॉल्यूम्स। ठीक है, एग्जाम्पल एंट्री टेस्ट में आ सकती है, आपको मल्टीपल नंबर्स दिए जा सकते हैं, उनका सम किया जा सकता है और बताया जाए, बताएं इसमें से ह्यूज वॉल्यूम कौन सा है। जो नंबर ज़्यादा होंगे वो ह्यूज वॉल्यूम होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे वॉल्यूम उनको जस्ट नंबर्स को देख के ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम में होती है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो है ये 2 पॉइंट्स है। आगे क्या जी, और क्या था, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, ये सारी जो टर्म्स हैं आपसे पूछे जाए, बताइए जी डेटा तो नंबर्स और डिजिट्स में हो सकता है, तो क्या इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ डिजिट्स में हो सकती है? एग्जैक्टली इस पूरे चौथे पॉइंट को यहाँ कॉपी कर लें। यस, इंफॉर्मेशन कैन बी अ नंबर, डिजिट्स, नज़र आ रहा जी, डिजिट्स, करैक्टर्स, इमेज। ठीक है, कुछ भी, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती हैं। की पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? उसके बाद जो अगली हेडिंग्स है वो है जी टास्क, जो हम डेटा प्रोसेसिंग्स में अप्लाई करते हैं। टास्क इन डेटा प्रोसेसिंग्स, आपने हेडिंग देनी है टास्क इन डेटा प्रोसेसिंग्स। ओके जी, कौन कौन से टास्क आप डेटा प्रोसेसिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं? मेरे ख्याल में थ्री टास्क। कौन सा? द फर्स्ट वन इज़ डेटा कैप्चरिंग। लिखिए, नोट बनाइए प्लीज़ जल्दी से। द फर्स्ट थिंग इन डेटा प्रोसेसिंग के अंदर टास्क, ठीक है, टास्क इन डेटा प्रोसेसिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट वन डेटा कैप्चरिंग, सेकंड डेटा मैनिपुलेशन, तीसरा द थर्ड वन इज मैनेजिंग आउटपुट्स या रिजल्ट्स। दीज आर द 3 टास्क विच वी कैन प्रोसेस। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में आज बताइए कितने टास्क है, घबराना नहीं, यही 3 है। ओके, अब इनमें इनको की पॉइंट्स के ऊपर भी देते हैं। सबसे पहला इनका की पॉइंट लिखें, डेटा कैप्चरिंग मतलब आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने अभी आपसे किसी एक बच्चे से उसके इंटर और मैट्रिक के मार्क्स पूछे थे, तो मैंने असल में डेटा कैप्चरिंग की थी। ठीक है, मैंने डेटा इकट्ठा किया था। डेटा कैप्चरिंग होगी, डेटा मस्ट बी collide, combine and collect from different source। आपके पास अगर कोई डेटा है नहीं तो आप उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप हमारे पास आ गई डेटा मैनिपुलेशंस। हम सेकंड स्टेप के ऊपर डेटा मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन प्रोसेस है, ये की पॉइंट है। ठीक है, प्रोसेस है। ये क्या करता है जी जनाब, ये प्रोसेस डेटा की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंस? ठीक है, डेटा अपीयरेंस विल बी चेंज। ठीक है, विल बी चेंज। ठीक है, उसके अंदर वो चेंज हो जाएगी डेटा मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन के लिए हमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। कौन कौन सा? हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर एक टास्क आता है जी, लेट्स सपोज क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास इसमें आता है जी सॉर्टिंग, और क्या आता है जी इसके अंदर समराइजिंग, और क्या आता है जी इसके अंदर कैलकुलेशंस। तो दीज आर
सम सॉर्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन टास्क, ये इसके टास्क हैं, ठीक है। ये जब आप ये जो चारों स्टेप्स इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे आपकी डेटा की अपीयरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये की पॉइंट्स है हमारे पास, बड़ा अच्छा की पॉइंट्स है। अब इनके भी की पॉइंट्स हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? क्लासेस बनाना, सिंपल। हम आपको किसी एक फीचर्स के ऊपर क्लासीफाई कर दें, आपकी क्लासें बना दें, क्लासीफाइड। सॉर्टिंग विद इन अ क्लास, अरेंजमेंट होता है विद इन अ क्लास, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहूँ जी ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, ये सेकंड ईयर वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन। जब मैं कहूँ जी इसके ऊपर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके अंदर रोल नंबर 1 पहले बैठे, 2 बाद में बैठे, तो ये विद इन अ क्लास टास्क होता है जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वो आपकी सॉर्टिंग होगी किसी लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। क्लासिफिकेशंस विद इन अ क्लास होती है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं अरेंजिंग इन लॉजिकल ऑर्डर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, ये 2 पॉइंट्स इसके। तीसरा पॉइंट क्या है जी? समराइजिंग। आपको पता है डेटा वॉल्यूम जो होता है वो ह्यूज होता है। अभी आप लोगों ने फीचर्स ऑफ डेटा वो पढ़ा, तो हम क्या करते हैं? हम रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डेटा। ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, ऐसी चीज़ें जो बेकार हैं, हमारे किसी काम की नहीं, उनको हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये पॉइंट है जी समराइज। उसके बाद कैलकुलेशन, परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल टास्क। हम कोई मैथमेटिकल टास्क जो होते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिकल? जैसे अभी मैंने एक सम किया, जैसे मैंने परसेंटेज निकाली, जैसे मैं एवरेज निकालूंगा, जैसे मैं मिन वैल्यू निकालूंगा, जैसे मैं मैक्स वैल्यू निकालूंगा। देयर इज अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमें उस डेटा पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो दीज 4 टर्म्स एक्चुअली यूज इन डेटा मैनिपुलेशंस, ओके। तो डेटा मैनिपुलेशन, जब आप ये सारा काम करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि जनाब आपकी डेटा की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है। मुझे बताइए, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा आप लोगों के साथ? तो फिजिकल अपीयरेंस विल डेफिनेटली चेंज बाय यूजिंग दीज 4 टर्म्स, ओके। एंटी टेस्ट में इसको जरा हाथ दूसरी साइड से डालना पड़ता है, ठीक है। चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ए टू जी नहीं, जी से पकड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा उलट पुलट होएगा, तो घबराना नहीं है। उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट्स। तो मैनेजिंग आउटपुट्स का मतलब है ये, भाई आपने इतने सारे प्रोसेस किए, काम किए, तो आपके पास कोई रिजल्ट आया जी, बिल्कुल रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट को फजूल में डिलीट कर दें? नहीं, यू हैव टू डू सम टास्क। तो मैनेजिंग जो होती है उसके अंदर आपको 2 काम करने होते हैं। क्या? एक तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे जी, डुप्लीकेशंस एंड, आप इसको कह सकते हैं जी डुप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आप डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक से दूसरी जगह ये जो है वो काम करते हैं। जिस डुप्लीकेशन को इन अदर वर्ड आप रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है कि सर ने ये टर्म तो बोली ही नहीं थी। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ओके। दूसरा पॉइंट, स्टोरिंग, ओके, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल्स, ठीक है। रिट्रीव करना, डेटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर करना। मैं कंप्यूटर की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी अलमारी में भी स्टोर कर सकते हैं, आप किसी कबर्ड में, अपने मोबाइल फ़ोन में, एनीवेयर। इट्स कॉल्ड स्टोरिंग। और जब हमें चाहिए हो तो उसको वहाँ से कॉल कर लेना, इट्स कॉल्ड रिट्रीवल्स। तो ये हमारी असल में सारी स्टोरी पता है किस पे परफॉर्म हो रही होती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर परफॉर्म हो रही है। इसका डायरेक्ट डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, एंटी टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। इसका डेटा के ऊपर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़ी, ओके जी। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स क्लियर हुई। उसके बाद जो अनदर टर्म्स इज़ कॉल्ड, ठीक है। हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस पढ़ने लगे हैं जो कि बाद में शायद रिपीट भी होंगी, इसलिए ज़रा गौर से आपने इसको पढ़ लेना। लो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बेसिक आप हेडिंग देंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स इन डेटाबेस। अच्छा, फील्ड्स क्या होती हैं जी? इसमें फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, फिर फाइल्स के ट्रांजिशन सिस्टम्स हैं, ये सारी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फील्ड जो होती है वो कॉम्बिनेशन 1 और मोर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप इसकी हेडिंग दे लें पहले ताकि हम इसको देख सकें। सबसे पहले आ गया जी फील्ड, ठीक है। फील्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है जी? वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और मोर देन 2, ये भी कर लेना, ठीक है। मोर देन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गई जी फील्ड, ओके। फील्ड के बारे में कोई और बात जो मैं आपसे डिस्कस करूँ? इट रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ डेटा। चलें जी, ओके, लिख लें जी 1 यूनिट ऑफ डेटा। आ सकता है एमसीक्यूज? मेरे ख्याल में आ सकता है, तो पता होना चाहिए 1 यूनिट ऑफ डेटा क्या है जी? फील्ड को ही कहते हैं 1 यूनिट ऑफ डेटा।
फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। चलो एक और नई बात, लो जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, एक और एमसीक्यूज। घबराना नहीं है, मुश्किल नहीं है एंट्री टेस्ट, बस ये इस तरह की बातें जो हम स्किप कर जाते हैं वहाँ से फंस जाते हैं हम। अच्छा जी, दैट कैन बी असेस्ड बाय द यूज़र। खैर ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है डेटा तो सारा ही जो डेटाबेस में होता है दे कैन ईजिली असेसेबल बाय द यूज़र, मैं नहीं लिखूँगा। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड आर कॉल्ड फील्ड साइज। जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर स्टोर इन फील्ड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर जो फील्ड में स्टोर होते हैं बेटा उसी को ही फील्ड का साइज कहते हैं, घबराना नहीं, ठीक है, उसी को फील्ड का क्या कहते हैं जी, साइज। और ईच फील्ड इज गिवन नेम नोन एज फील्ड नेम। चलो जी, नंबर ऑफ करेक्टर जो आते हैं फील्ड साइज, और हर फील्ड का जो नाम होता है, ठीक है। चलिए इसकी एग्जांपल भी एक देखते हैं, आप लोगों को समझ तो आए। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास जनाब, मेरे पास क्या है बताइए क्या है, ये आपके पास जनाब आ गया एक रिलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल। चले इसमें मैंने लिख दिया जी आईडी, नेम, फादर नेम, हाउस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। तो भाई यही तो एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, और हर फील्ड के टॉप पे जो नाम लिखा हुआ है इसी को तो भाई कहते हैं फील्ड नेम, ठीक है। और उसके बाद जितने नंबर ऑफ करेक्टर, इसके फील्ड साइज़ क्या है 2, इसका फील्ड साइज़ क्या है, लेट्स सपोज ये 4 है, इसका फील्ड साइज़ क्या है 1 2, डॉट इज़ वैलिड डिजिट नंबर, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4 5 6, तो ये हमारे पास 6, तो ये फील्ड साइज़ होते हैं जनाब। मुश्किल नो मुश्किल, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास नेम और साइज़, ये आप लोगों को भी क्लियर हो गया। आगे चलें जी, आगे उसके बाद फील्ड के बाद हमारे पास आ गया जी रिकॉर्ड एंड कलेक्शंस ऑफ फील्ड्स। यहाँ बच्चे एक ही पॉइंट पे मारे जाते हैं, क्या वो पूछते थे कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड, बच्चे कहते हैं यस सर ने बताया था, ये गलत है। इसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड रिलेटेड। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड? ये देखें, मैं आप लोगों के सामने डेटा लिखता हूँ, मैंने लिखा 101 102 103 104, उलट ही लिखा जा रहा है सारा। अच्छा उसके बाद नेम ABCDEF, ठीक है, GHIJKL, फादर नेम MNOPQRSTUVWX, ये मैंने लिख दिया जनाब नाम। उसके बाद हाउस एड्रेस 123 हाउस नंबर 106 वहदत रोड, ठीक है जी 23, लेट्स सपोज C1, लेट्स सपोज आगे आप लोगों के पास कोई और कॉन्टैक्ट नंबर 0300 समथिंग समथिंग 0301 समथिंग 032139 समथिंग, ठीक है, 03208110 समथिंग। गॉट माई पॉइंट? तो ये हमारे पास ये सारी, अब देखें अगर मैं इसको इस तरह कंबाइन कर, जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, मैं कहता हूँ मेरे पास एक फील्ड ये है, ओके सर वेरी अच्छी, वेरी गुड, ये एक सेकंड फील्ड है, ये एक सेकंड फील्ड है, ये एक फोर्थ फील्ड है। अगर मैं बच्चों इन फील्ड्स को कंबाइन कर लूँ, ओके, ये देखें, तो मुझे बताओ क्या ये कलेक्शंस ऑफ फील्ड्स नहीं है? जल्दी से बताइए प्लीज़, सोचिए, आंसर सोचिए, क्या ये कलेक्शंस ऑफ फील्ड्स नहीं है? बट दिस इज नॉट रिलेटेड, ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फील्ड, मेरे पास दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड, पांचवी फील्ड, तो ये है जनाब कलेक्शंस ऑफ फील्ड्स है, बट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड फील्ड्स। क्यों? क्योंकि 103 का नाम JKL तो नहीं है ना, GHI है, और फादर नेम VWX नहीं है, STU है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रिलेटेड, ठीक है, RELATED, रिलेटेड फील्ड्स। तो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं भाई, उसको कहते हैं रिकॉर्ड मेरे बच्चों, उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड आ गया। स्टोरी क्लियर है? मैं वापस चलूँ, कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर कॉल्ड फील्ड, हर उसका जो नाम उसका साइज होता है, और ये टॉप पे लिखा होता है, ये इस फील्ड का नाम होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड
रिकॉर्ड। अच्छा, एक और चीज़ इसी डायग्राम में जल्दी से पढ़ा देनी है। मेरे पास रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, तो मैं कह सकता हूँ क्या ये मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं? जल्दी बोलें प्लीज़, मेरी हेल्प करें। ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है भाई, उसको क्या कहते हैं? बताइए ज़रा, उसको क्या कहते हैं? उसी को तो एक फ़ाइल कहते हैं। बस इसके अंदर जो टेक्निकली वर्ड वो सेम डेटा सेट रखते हैं, सेम डेटा सेट या सेम डेटा या सेम इंफॉर्मेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय, या आप इसको ऐसा कह लें यार अपनी आसानी के लिए, सेम टाइप्स। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन का टेबल है और मैं जनाब इसके अंदर आपकी फीसों का रिकॉर्ड भी लिख दूं तो फिर ये फाइल नहीं है। ठीक है, आपके पास जब आप डेटा लिख रहे हैं और वो एक ही तरह का हो, मतलब मैं जब ये हेडिंग्स लिख दी तो मेरे पास ये इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ही आएगी ना, चाहे मैं 1000 लोगों का डेटा इसमें स्टोर कर लूँ। मेरी स्टोरी समझ लें, तो ये बस इस बात का ख्याल रखना है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाए तो घबराना नहीं है कि जनाब पता नहीं ये क्या है, ये है कि नहीं। बस देखना है कि उसके अंदर जो डेटा है वो सेम सेट का है। अगर वो सेम सेट है तो बिस्मिल्लाह, वो आपके पास जनाब एक फ़ाइल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। फाइल के बारे में कोई और बात, फाइल इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ओके चलें, बड़ी अच्छी बात है, बल्कि ये कहें कि सर बड़ी अच्छी बात बताई है। ठीक है, आ स्टूडेंट्स फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। ऐड करते जाएं भाई, इसमें जितने मर्जी ऐड करते जाएं, नो इशू, नो वन कैन stop you to enter a records in a file. Okay, और कोई बात, each student record consists of the same fields but each fields have different data। आगे बात, हर तरह का हर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर फील्ड सेम रहनी चाहिए, लेकिन आगे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। डजंट मीन, ऐसा नहीं है कि आईडी की जगह भी यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आईडी है तो आईडी आएगी, लेकिन वो डिफरेंट तो आएगी डेफिनेटली। तो ये भाई कुछ अच्छी बातें जो आप लोगों ने फ़ाइल के बारे में बात की। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊँ, कंप्यूटर के अंदर जब तक डेटाबेस नहीं थी ना भाई, तो क्या कंप्यूटर में रिकॉर्ड स्टोर नहीं होते थे? क्या इन्फॉर्मेशंस को, डेटा को अरेंज नहीं किया जाता था? बताइए ज़रा, सोचिए जल्दी से, किया जाता होगा। तो उसी के लिए तो फिर हम एक फ़ाइल सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइल सिस्टम आ गया जी, ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ओके जी। अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में ना है क्या, लिख लें, इसके बारे में लिख लें। बुक पे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो परेशान हो जाते हैं बच्चे के, सर ये फाइल सिस्टम डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है, किसी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट करता है, किसी कंप्यूटर लैब में एग्जिस्ट करता है। भाई ये कंप्यूटर का ही ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, बट इट वॉज यूज बिफोर डेटाबेस। ठीक है, इवन द डेटाबेस इज इंस्पायर्ड बाय दिस ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है, हम जब इसको सिर्फ वैसे ही कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल वे के अंदर यूज़ करते थे तो ये ट्रेडिशनल है, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर डेटाबेस में ले आते तो फिर वो डेटाबेस फाइल सिस्टम है। बात में आ गई। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में कोई बात जो अच्छी लिखी, बिफोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाज यूज। DBMS से पहले सारा का सारा जो डेटा था वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करके स्टोर किया जाता। इट वाज अर्ली अटेम्प्ट्स टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइल सिस्टम। ठीक है, ये कंप्यूटराइज की शुरू की टेक्निक्स थी जिसको कंप्यूटराइज डेटा करने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, फाइल आर स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, USB, जो डेटा परमानेंटली होल्ड। ईच फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड टर्न्स कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, और ईच फील्ड कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ डेटा। सिंपल बात है जनाब, वही बात है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, फील्ड मिलके रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मिलके फाइल। तो ये फाइल सिस्टम है। और इसके फिर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो मज़े की बात है जो आपको पढ़नी। तो कितने पॉइंट ऑफ व्यू आपने पढ़े हुए हैं जी, बताइए ट्रेडिशनल के बेटा जी, कितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं? 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। कौन कौन से? सबसे पहला फंक्शनल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा प्लीज़, मैं इसको जल्दी कर दूं ज़रा, ये फंक्शनल। उसके बाद दूसरा जनाब आप लोगों के पास आ गया जी स्टोरेज, लेट्स सपोज पॉइंट ऑफ व्यू, और एक तीसरा भी है फंक्शनल, स्टोरेज और यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसके अंदर फिर 2 फाइल्स आती हैं। ये है क्या, पहले तो ये समझ लें। फंक्शंस का मतलब है भाई कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी, टर्म समझ लें, आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर फंक्शनैलिटी,
सर ये तो बुक में भी लिखा है, एंट्री टेस्ट में आपने क्या बताया, कंप्यूटर फंक्शनैलिटी बताई, बस ये इतनी सी बात है। तो भाई इसमें एक चीज़ और नोट कीजिए, इसमें फिर फंक्शनैलिटी दो तरह की है। कौन सी? एक आ गई जनाब प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, और दूसरी कौन सी आ गई? डेटा फाइल्स। अब मज़े की बात है, एंट्री टेस्ट ये जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने आगे पढ़े हैं ना भाई, कौन सा? स्टोरेज एंड यूजेज, वो दोनों इसके ऊपर लाए होते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। ये एंट्री टेस्ट की बातें थी दो जो आपको बताई मैंने। मसलन आपको कहता है जी बताएं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो स्टोरेज फाइल है, इज इट अ प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स? डेटा फाइल्स। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? डेटा फाइल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि जब कंप्यूटर डेटा या फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है तो वो यही दो है। मसलन या तो आपके पास .exe फाइल होगी या .doc फाइल होगी। आपने MS वर्ड चलाया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बच्चों एक प्रोग्राम फाइल है। कौन सी फाइल है? प्रोग्राम फाइल। और इसको यूज़ करके आपने कुछ CV बनाई जनाब, तो वो आपकी डेटा फाइल है। और ये जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये डेटा फाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। स्टोरी क्लियर है? आगे चलें, आगे एक और एग्जांपल, VLC प्लेयर लेट्स सपोज, जिसमें आप ऑडियो गाने सुनते हैं, ये आपकी प्रोग्राम फाइल है। कौन सी फाइल है? प्रोग्राम फाइल। और वो गाना, ऑडियो, सॉन्ग, नात, कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हैं इसको यूज़ करके वो आपकी जनाब डेटा फाइल है। और रिपीट कर दूं, डेटा फाइल लिंक विद स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड लिंक विद यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरी ये है जनाब। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ। हाउ एक्चुअली कंप्यूटर ट्रीट विद फाइल्स इज कॉल्ड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यूज। दो, प्रोग्राम फाइल्स, डेटा फाइल। प्रोग्राम फाइल हमेशा .exe एक्सटेंशन रखेंगे, और ये जो फाइल्स होती हैं ये हमेशा क्रिएट की जाती हैं। एंट्री टेस्ट के MCQs, हाउ वी क्रिएट द डेटा फाइल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग यूज्ड बाय द प्रोग्राम फाइल्स। पेंट के अंदर गुड़िया, घर, डायग्राम कुछ बनाना है तो किसको यूज़ करेंगे? पेंट को। तो पेंट तो भाई प्रोग्राम फाइल है। तो वो जो गुड़िया घर हम बनाएंगे, वो जो हम सनसेट बचपन में बनाते होते थे स्कूल से आके, वो सनसेट फाइल कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है, तो वो आपकी डेटा फाइल है। आप उसको डिलीट कर दें, पेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पेंट को डिलीट करेंगे तो कंप्यूटर की सेहत पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पेंटिंग करेंगे तो कहेगा पेंट इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट एक्सेसिबल। तो ये दिस इज़ द स्टोरी एक्चुअली। अच्छा ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो स्टोरी है जनाब वो ये कि हमारे पास आ गया डेटा फाइल्स के अंदर स्टोरेज। अब फाइल्स जब हम कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करते हैं, अच्छा मैं को देख लूँ इनमें से कोई बात रह गई हो प्रोग्राम फाइल्स के बारे में, कोई अच्छी बात जो मैं आपको बताना। फाइल दैट कंटेन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पुरानी बात होगी। इसकी एक्सटेंशन, हाँ इसकी एक्सटेंशन में एक .exe होगी, एक .com होगी, ये लिख लें, घबरा ना जाना। ओके उसके बाद डेटा फाइल्स दैट कंटेन डेटा कॉल्ड डेटा। ओके डेटा फाइल ऑलवेज क्रिएट बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम बीइंग यूज्ड। हो गया, अभी बताया आपको। इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट्स भी होते हैं जी। डेटा फाइल्स के क्या होते हैं? स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। ठीक है, आपने जनाब नोटबुक नीली पीली कर देनी है, फिर कुछ समझ आनी है जाके। स्पेसिफिक फॉर्मेट्स। और कोई इसमें कोई बात अच्छी जो मैं बताना चाहूँ, द प्रोग्राम क्रिएटेड फाइल नीड टू ओपन, कोई बात नहीं, मतलब वो कह रहा है जी पेंट की फाइल खोलने के लिए पेंट चाहिए, कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले बता दिया। रिकग्नाइज बाय देयर एक्सटेंशन, हाँ जो डेटा फाइल्स हैं इनको हम रिकग्नाइज करते हैं। कैसे रिकग्नाइज करते हैं? बाय देयर, ये वाला देयर, THEIR वाला, देयर एक्सटेंशंस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सर? जैसे .VLC, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये VLC प्लेयर के साथ ही ओपन होगा। .doc पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड के साथ ही ओपन होगा। ओके, .jpg के साथ करेंगे तो ये पेंट के साथ ही ओपन होगा। तो ये जो भाई एक्सटेंशंस हैं डेटा फाइल्स की, ये रिकग्नाइज करती हैं कि इसने किस एप्लीकेशन या किस सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होना है। देखा कुछ बातें निकल आई ना, तो घबराना नहीं जनाब। उससे आगे चलते हैं। तो कोई और बात, डेटा फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज। वो भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकी नेचर की वजह से। अच्छा रिमूव कर दूँ, रिमूव करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको बताऊँगा जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड साथ ही जनाब मैं आपको बता देना इसमें स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा यार? देखें नाम देखें ज़रा बच्चों, इसका प्यारे बच्चों नाम देखें। यूजेज मीन जब फाइल्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं
तो वो किस किस स्टेज में कैसे कैसे यूज़ हो रही होती है, ये उसका जनाब यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मैंने आपको BScs और MScs वाली मॉडर्न डेटाबेसेस नहीं पढ़ानी कि मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए आप पे। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, जो चीज़ें आपको आनी है आपने वही पढ़नी है। ओके, तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं जनाब। यूजेज मतलब यूज़ करना, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू में जो फाइल्स होती हैं बच्चों, वो आपको पता है कितनी तरह की होती हैं जी, बताइए। सबसे पहले मास्टर, ओके मास्टर, फिर मास्टर्स के बाद और कौन सी थी, ट्रांसैक्शन, फिर बैकअप, सम पीपल कॉल्ड बकअप्स, ठीक है, इट्स अप टू यू, गोरे ने कौन सा देखना आगे। ट्रांसैक्शन और बैकअप और मास्टर फाइल्स, ठीक है, ये जनाब आप लोगों के पास 3 ये यूजेज है। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जब आपकी फाइल्स यूजिंग स्टेज पे होती है, जब आप अपनी फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सर कंप्यूटर में, एग्जैक्टली इन कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलें, नहीं सर नहीं कंप्यूटर में मैनुअल, यस मैनुअल। आपके पास कोई फाइल है भाई, घर का कोई खाता निकाल लें, किचन का बजट की नोटबुक निकाल लें जिसपे आपने किचन का बजट लिखा है, उसकी कोई बात कर लें, वो आपके पास एक रिकॉर्ड है ना, तो वो यूजेज है। अब हो क्या रहा है जी, वो कहता है जी सबसे पहले उसमें मास्टर फाइल है। मास्टर फाइल्स क्या होती हैं, इसकी की पॉइंट्स लिख लें मास्टर फाइल्स के। सबसे पहला की पॉइंट, मास्टर फाइल्स आर द मेन फाइल, ठीक है, इसको आप कहेंगे ये क्या है, मेन फाइल। ओके, दूसरा पॉइंट सर इसके बारे में, इनको अपडेट रखना पड़ता है रेगुलरली, ठीक है, ये रेगुलरली अब ऑलवेज अपडेटेड ऐसे भी आ सकता है। ओके, अच्छा, नेवर एम्प्टी, कभी खाली नहीं होती। और कोई बात सर इसमें, अच्छा, ये परमानेंट फाइल्स भी होती हैं। और जो आपका रिकॉर्ड आपने हमेशा लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आपने स्टोर करना है, तो आप मास्टर फाइल की एग्जांपल दे दें। चले मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दे दूँ। फ़र्ज़ करो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उस यूनिवर्सिटी में मेरे पास एक डे बुक आती है जिसमें स्टूडेंट अटेंडेंस है, या आप इसको मुश्किल नहीं बनाते, इसको इजी करते हैं। जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जी, डेट आती है और बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जी, अली है, अहमद है, फराज है, ठीक है, मोहम्मद है, आगे ये यहाँ पे डेट चलती जाएंगी और उनकी अटेंडेंस हम लगाते जाते हैं। दिस इज़ द ऑल स्टोरी अबाउट दिस। ओके, ये मेरे पास हमेशा अपडेटेड रहेगी मास्टर फाइल जो ही, और मेरा असल रिकॉर्ड भी इसी के अंदर होगा। ओके सर, ये समझ आ गई, आगे चलते हैं। हमारे पास आ गई जी ट्रांजैक्शन फाइल्स। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन फाइल जनाब? ये ट्रांसैक्शन वर्ड क्या है, ट्रांसैक्शन फाइल्स के बारे में पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ये हमेशा मेरे ख्याल में क्रिएट की जाती है मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए। ऐसे ये बुक से भी हेल्प लेते हैं आपकी। द फाइल विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। ओके जी, पहली बात तो ये कि ये डेटा स्टोर करती है किस काम के लिए, बिफोर प्रोसेसिंग। मैं इसके भी एग्जाम्पल देता हूँ, आपका टॉपिक ही क्लियर हो जाना, सारे मसले ही ख़त्म। दूसरा पॉइंट इसके ऊपर जी, उसके बाद इट इज़ डिस्ट्रॉयड आफ्टर अपडेटिंग द मास्टर फाइल, ठीक है, आफ्टर अपडेटिंग मास्टर फाइल ये हमारे लिए क्या हो जाती है भाई, यूजलेस हो जाती है, ठीक है, यूजलेस थिंग्स। थर्ड पॉइंट इसमें, तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है जी, इट ऑल में यूज टू कीप द रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो करंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके बारे में, ठीक है, करंट जो डेटा फ्लो होता है उसको, करंट डेटा फ्लो ऑलवेज स्टोर्ड इन ट्रांजैक्शन फाइल्स। ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल दूं। ये मेरे पास क्या था भाई, अटेंडेंस रजिस्टर। एक दिन मैं जब क्लास में गया, मैं अटेंडेंस रजिस्टर ले जाना ही भूल गया क्लास में, तो क्या उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगेगी? कैसे लगेगी?
यस जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। हम किसी पेज पे लगा लेंगे अटेंडेंस। हमने एक पेज पकड़ा, एक बच्चे से एक पेज लिया, उसमें नाम लिख लिया जी, अली आए हैं, यस सर, पी, अहमद, नो सर, एब्सेंट, फराज, यस सर, प्रेजेंट, एंड सो ऑन। मैंने ये एक पेज बना लिया, ये मेरी करंट प्रोसेसिंग को होल्ड कर रहा है। ओके अच्छा, उसके बाद मैं जब अपने डिपार्टमेंट में वापस आया, मैं अपने कैबिन में बैठने लगा, तो मैंने वो रजिस्टर पकड़ा, ये सारी अटेंडेंस जनाब यहाँ पे मार्क कर दी, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ओके मुझे बताओ, जब ये अटेंडेंस यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी? नो, दैट्स इज डिस्ट्रॉय। अब आए जी डाटा स्टोर्ड बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि इस पे आने से पहले डाटा, करंट डाटा जो मेरी क्लास में एक्टिविटी हो रही थी वो वाला डाटा, और आफ्टर अपडेटिंग द फाइल ये यूजलेस है। मैंने क्योंकि शिफ्ट इधर कर दिया, ये मेरे किसी काम की नहीं, हम इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, चलो जला देंगे इसको, हमारे किसी काम की नहीं। तो ये दैट्स फॉर देयर ट्रांजैक्शन। और ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, याद रखना। ये इसके बारे में एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, ठीक है, नंबर 4, ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। कौन सी फाइल्स होती हैं? टेम्परेरी फाइल्स, जस्ट क्रिएटेड टू अपडेट देम। अच्छा जी सर आगे चलें, आगे हमारे पास आ गई जी बैकअप फाइल्स। देखते हैं जी बैकअप फाइल में हमारे पास क्या है। बैकअप फाइल के अंदर वंस अगेन स्टोर्ड कॉपीज कॉल्ड बैकअप फाइल्स, ठीक है। ये इसके सारे फीचर भाईजान, सारे फीचर इसके यहाँ शिफ्ट कर लें। ऑल फीचर्स ऑफ मास्टर फाइल्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लिए आपने, लिखने हैं 1 2 3 4, ये आपने लिखने। नोट करें जल्दी से, मैं आगे कोई बात बताऊँ इसमें कोई हमारे पढ़ने वाली बात है तो देखते हैं। अच्छा जी, इसमें जो डेटा है, अब ये सारे फीचर्स आ गए, ये करती क्या है, ये डुप्लीकेट कॉपी होती है भला किसकी? मास्टर फाइल्स की। ओके परमानेंट तो होती है, वो तो आपने लिख लिया ना इधर, ठीक है। और स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जनाब आपको इसको क्रिएट करने के लिए और इससे डेटा रिकवर करने के लिए, ठीक है। रिकवरी और स्टोरिंग के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर नीडेड होते हैं। जल्दी से बच्चों इस पॉइंट्स को नोट करें सारे, ठीक है। ये आप लोगों के पास ट्रांजैक्शन फाइल्स आ गई। उसके बाद ये कौन सा था? ये जनाब था यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरेज मीन फाइल की वो वाली जहाँ पे आप फिज़िकली, ये आ गया जी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। टर्म क्या है? जैसे उसमें मैंने कहा था इन वर्किंग स्टेज, तो इसमें हम कहेंगे फिजिकली स्टोरेज स्टेज, ठीक है। जब हम फाइल्स को फिजिकली स्टोर करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। तो भाई इसमें फाइल्स हैं कितनी? जल्दी से मैं ज़रा बता दूं आप लोगों को। यस 3 ही हैं। कौन कौन सी? ठीक है, कंफर्मेशन, सबसे पहले सीक्वेंशियल, फिर आप लोगों के पास आ गई जी रैंडम, और फिर क्या आ गई? इंडेक्स सीक्वेंशियल या रैंडम सीक्वेंशियल। दीज आर द फाइल्स, ठीक है। चलें जी की पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स इसके अंदर द फर्स्ट वन सीक्वेंशियल में देखें जी, एज इट्स नेम रेफर, ठीक है। ये सीक्वेंस में होगी 1 by 1। जो कंप्यूटर थे शुरू में उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कोई एक ऑर्डर लगाना पड़ता था, एंड उस अरेंजमेंट में यू हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर। आपने 5th पे जाना है, पहले 4 डेटा प्रोसेसिंग ज़रूरी थी, देन यू कैन प्रोसेस 5th। ओके अब हम पढ़ते हैं जी इन सीक्वेंशियल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस, ठीक है। पहली बात, रिकॉर्ड स्टोर्ड इन सीक्वेंस। ओके दूसरी बात क्या है जी? रिकॉर्ड्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो सकता है बच्चों? ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, असेंडिंग भी, इसीलिए घबराना नहीं है, और डिसेंडिंग भी। वहाँ पे आ जाए एंटी टेस्ट में तो कौन सा ऑर्डर है? दोनों हो सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। और क्या है जी? रिट्रीविंग रिकॉर्ड फ्रॉम सीक्वेंशियल इज कॉल्ड सीक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है। रिकॉर्ड को रिट्रीव करने का जो प्रोसेस है, रिकॉर्ड रिट्रीवल प्रोसेस इज कॉल्ड, जगह की बड़ी शॉर्टेज, इज कॉल्ड
सीक्वेंशियल प्रोसेस। ओके, ठीक है। और नंबर चार क्या है जी इसके ऊपर, द मेन डिसएडवांटेज सीक्वेंशियल इज लो प्रोसेसिंग। लो जी, लो प्रोसेसिंग, भला क्यों? ड्यू टू सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसकी वजह से हमेशा लो प्रोसेसिंग होगी। ओके, और कोई बात इसमें? अच्छा, टू रीड एनी रिकॉर्ड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। यस, एवरी टाइम स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। ओके, तो ये जनाब आप लोगों के पास आ गए सीक्वेंशियल फाइल्स के अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जी डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। इससे उलट होगा ये, मसलन इनडायरेक्ट फाइल रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट, नॉट इन फिजिकल ऑर्डर। ओके, फिजिकल ऑर्डर नहीं है तो दूसरा, फिर हम डाटा वेरीफाई कैसे करते हैं? डेटा वेरिफिकेशन या डेटा एक्सेसिंग जो होती है, डेटा एक्सेस्ड बाय प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट नंबर्स which is assigned, number which is assigned at a time of storing टाइम के ऊपर जो आप नंबर इसको असाइन करते हैं उसके ज़रिए से डेटा आप एक्सेस करते हैं। नंबर 3, और कोई बुक से आपके इसके बारे में कोई अच्छी बात देख लें जी। अच्छा, दे आर स्टोर्ड इन पर्टिकुलर लोकेशंस, यहीं से ही आ गया, ठीक है। और ईच लोकेशन हैज़ यूनिक एड्रेस, ठीक है। हर एक लोकेशन का क्या होगा जनाब? यूनिक एड्रेस होगा। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इससे, यूनिक एड्रेस, ठीक है। एवरीवन हैव यूनिक एड्रेस। ओके, नंबर 4, और कोई पॉइंट इसके बारे में जो हम पढ़ लें? ओके, असेस बाय यूजिंग एड्रेस ऑफ दैट, वही उसके ज़रिए से, उसी एड्रेस से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द कंप्यूटर कैन रीड एंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल विदाउट रीडिंग एनी अदर रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो इसीलिए इसको रैंडम, क्योंकि आप कह लें रैंडमली या आप इसको कह लें डायरेक्टली, ठीक है, समझने के लिए रैंडमली डायरेक्टली एसेसेबल। लो जी, ठीक है, बात ही ख़त्म। कंप्यूटर कैन रीड वाला स्टोरी ख़त्म। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गई कौन सी? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। लो जी, इंडेक्स सीक्वेंशियल जो होती हैं ना, एन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ फाइल, ठीक है। ये आपकी फाइल स्टोर हो रही हैं और ये इन फाइल्स की लोकेशन स्टोर हो रही है। जैसे आप इंडेक्स टेबल नहीं पढ़ते एक, ठीक है, तो यहाँ हम एक अलहदा से टेबल बनाते हैं जिसके ऊपर हम उन फाइल्स की लोकेशन के जो एड्रेस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। हम फाइल्स में नहीं जाते, हम उनके ये जो, अब होता पता क्या है सर, तो फ़र्क क्या दोनों में? ये जो होता है भाई, ये रैंडमली हो सकता है, ये आप क्या कह सकते हैं कि रैंडमली, बट ये हमेशा सीक्वेंशली होगा, ठीक है, जो इसका जिसमें रिकॉर्ड है। तो हम सीक्वेंशली इसको एक्सेस करते हैं, ये आगे से रिकॉर्ड हमें रैंडमली एक्सेस करके देता है। इसको हम कहते हैं ये इंडेक्स सीक्वेंशियल। इसके की पॉइंट्स देखें, की पॉइंट्स क्या है जी? वैल्यू करस्पॉन्ड ऑन द डिस्क, ठीक है। इसकी एक पहला पॉइंट आप ज़रा निकलें, इसकी एक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू, विच एक्चुअली हेल्प टू फाइंड अ फाइल, ठीक है। एक एड्रेस है जिसको आप यूज़ करके इसका जो रिकॉर्ड होता है उसको है फाइंड करते हैं। उसके बाद और क्या है जी? अच्छा, इंडेक्स फाइल अदर अपडेट व्हेन एवर रिकॉर्ड इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब कभी भी नंबर 3, जब कभी भी आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है या कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कोई अपग्रेडेशन करनी है, तो जनाब आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारा का सारा इंडेक्स फाइल्स के ऊपर भी उसको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स अबाउट स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद जल्दी से अगला पॉइंट भी देखते हैं, हमारे पास आ गया जी इंडेक्स सीक्वेंशियल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस क्या होता है जी। जल्दी से साफ़ करें जिसको, डस्टर ये आ गया। डेटाबेस क्या होता है जी? डेटाबेस ज़रा रिकॉल करें, आप अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है मुझे इस पर? जी बिल्कुल है, मुझे समझ आ गई। तो ये डेटाबेस होती है वो कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, किसी
या इज़ आ सेटअप जिसमें हम कोई डेटा जो है उसको होल्ड कर लें, स्टोर कर लें, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें जी। कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, लॉजिकली रिलेटेड फाइल्स। इसकी जो डेटाबेस है उसमें हम ये देखते हैं लॉजिकली रिलेटेड, ये वर्ड बड़ा जो है ना वो मैंने आपको बताया था, रिलेटेड फाइल्स या डेटा सेट्स, एक ही बात है, डेटा सेट फाइल का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास क्या आ गई, एक डेटाबेस रोल में। ये डेटाबेस जो होती है वो डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट नेचर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ हो सकती है, नो इशू। उसके बाद ये आप कह सकते हैं जी डेटाबेस इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हैविंग अ सिस्टम। आपके पास कंप्यूटर है, उसमें अपना रिकॉर्ड आप सारा कंप्यूटर के अंदर अरेंज कर लेते हैं, तो उसको भी हम डेटाबेस कर। चले मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास सामने एक अलमारी मुझे नज़र आ रही है, इस अलमारी के अंदर मेरे पास एडमिशन फॉर्म्स लगे हुए हैं। किसके? एंट्री टेस्ट के बच्चों के एडमिशन फॉर्म, एफएससी के एडमिशन फॉर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अलमारी जो है मेरे पास, ये एडमिशन फॉर्म की डेटाबेस है। या आप किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, वहाँ जाकर पता करते हैं जी जनाब आपके पास ब्लड कौन कौन सा है, तो वो अपनी एक रजिस्टर निकालते हैं, एक डायरी निकालते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है सर, तो वो डायरी उनकी ब्लड बैंक की डेटाबेस है। आपके पास घर में एक डायरी, आपने अपने सारे कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल में आपने वहाँ स्टोर कर लिए, तो वो डायरी आपकी एक डेटाबेस है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सर ये कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड का नाम ही डेटाबेस है, नो। ठीक है, जहाँ कहीं मेरे पास ना बहुत सारे एंटी टेस्ट के पेपर प्रिंट आउट होके पड़े हुए हैं, तो वो मैं उसको भला क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एंटी टेस्ट पेपर्स की डेटाबेस है। मेरे पास बहुत सारे ICS, BS के, MS के, MPhil के पेपर जो हम बच्चों से लेते हैं वो पढ़ें, तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास पेपर्स का डेटा बैंक है, डेटा बेस है, जिससे हम इंफॉर्मेशन जो होती है वो फेच करते रहते हैं, वहाँ से निकालने पेपर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। स्टोरी क्लियर हुई? तो ये डेटाबेस है। डेटाबेस के कुछ कंपोनेंट्स भी हैं सिंपल। जब हम कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे पास उसके कंपोनेंट्स आते हैं, कौन से बेटा? जल्दी से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड डेटा। ओके, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डेटाबेस के, वो जल्दी से देख लें आप लोग, जल्दी से उन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लें, या कंपोनेंट्स को देख लें। डेटा क्या है ये आपको पता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। हार्डवेयर क्या होते हैं? ये फिजिकल कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और पर्सनल, द एंड यूज़र, द एडमिनिस्ट्रेटर, द पर्सन हु डेवलप डेटाबेस, द पर्सन हु यूज़ डेटाबेस। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो होता है, इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास डेटाबेस होता है। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस होते हैं। होप सो आप लोगों को ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस और फैसिलिटीज़ दैट डेटाबेस प्रोवाइड्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।